बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नीला ज़का आपके साथ मौजूद हूँ। अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई तो हमारे बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, ब्लॉगर्स ने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किए। यकीनन अफसोसनाक वाक़या था, सबको दिली दुख भी था इस चीज़ का। मैं ये तमाम मंजरनामा उस वक्त चुप साध कर देखती रही, क्योंकि मैं इंतज़ार में थी कि सच को सामने लाऊं, हक की बात करूं और अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाऊं। अब जबकि हकाइक सामने आ गए हैं, कातिल बेनकाब हो गए हैं, जो कि आज टीम पुकार ने भी आपके सामने रखने का तमाम तर मंजरनामा अज़म किया था, वो हम रखने जा रहे हैं। तो आज मुझे यकीनन इस बात पर दिली सुकून है कि मैं अपने नाजरीन को सच बता रही हूं कि वो कातिल कौन था, अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया। उनकी शहादत हुई, लेकिन वो शहादत से पहले जो उनके साथ बीती, फिर वो कत्ल हुआ, वो कत्ल किसने करवाया, वो तमाम चेहरे आपके सामने आज मैं नाजरीन लाने जा रही हूँ। और मैं बात करूंगी सबूत की बुनियाद पर, मैं बात करूंगी हकाइक की बुनियाद पर, मैं बात करूंगी शाहिद की बुनियाद पर। जी हाँ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद कि सारा मामला जो है उसको देखा जाए। ये कमेटी कीनिया भी पहुंची, नैरोबी में पहुंची, उस जगह पर पहुंची जहां पर यह सारा मामला हुआ। उसके बाद इस फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन अफसोस सद अफसोस वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जा सकी। वो रिपोर्ट ना तो अदालत में पेश की गई, ना ही किसी इदारे के सामने रखी गई। वो फाइंडिंग्स क्यों छुपाई गई? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और फिर मजबूरन वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस फाइंडिंग कमेटी को जमा करवानी पड़ी। उस रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए। चूंकि ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपनी रिपोर्ट थी, इसमें हमारी इंटेलिजेंस भी शामिल थी, सब कुछ हकाइक पर मबनी था। वो रिपोर्ट जब सामने आई तो मैं चाहूंगी कि मेरे नाजरीन भी जान लें कि उस रिपोर्ट में क्या सामने आया। सबसे पहली बात कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि वहां पर कोई पुलिस मुकाबला नहीं था, कोई गाड़ी छीनने की वारदात नहीं थी, कोई बच्चा अगवा होने का वाकया नहीं था। बाकायदा तौर पर यह एक प्लान्ड मर्डर था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कमेटी के मुताबिक ये बात वाजे कर दी गई। उससे आगे चलें कि इंकशाफात से जो भरी हुई ये रिपोर्ट थी, उसमें जो जो कुछ कहा गया वो ये था कि ये 2 रुकनी कमेटी थी। ये जब नैरोबी पहुंची, इन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर जो इस सारे मामले में अफराद मुलव्वस थे वो गैर मुल्की भी थे। या गैर मुल्की का मतलब यह है कि कीनिया की पुलिस ने, नैरोबी पुलिस ने इसको पहले ऑन किया कि यह पुलिस मुकाबला था। इसका मतलब है कि वो कीनिया की पुलिस भी सारे वाक़े में मुलव्वस थी। अगर ये प्लान्ड मर्डर है रिपोर्ट के मुताबिक, तो जो कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। अब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था खुरम नामी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक उसके बयानात मतजाद हैं। उसके मुताबिक उसने अरशद शरीफ को खाना खिलाया, उसके बाद वहां से पिक किया। पिक करने के बाद वो रास्ते में जा रहा था कि उसको पत्थर पड़े हुए नजर आए। उसने अरशद शरीफ साहब से कहा कि मुझे लगता है डाकू हैं जिन्होंने रास्ता रोक रखा है। और इस दौरान खुरम के मुताबिक के गोलियों की बौछार शुरू हो गई और मैंने देखा कि अरशद साहब को गोली लग चुकी थी। अब अगर अरशद साहब को गोली लग चुकी थी तो जो गोलियों की बौछार हुई थी उसमें खुरम को कोई इंजरी क्यों ना आई? बहुत सारे सवालात थे। जब खुरम से सवाल जवाब किए गए तो उसके बयानात चेंज होते गए। फिर एक और सबसे बड़ी बात जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक चीजें सामने आई हैं कि अरशद साहब को जो गोली सीने पर लगी वो इंतहाई करीब से लगी। इसमें एक और बात भी वाजे की गई है कि इंतहाई करीब से लगने वाली गोली पीछे से लगी, गर्दन से 6 इंच नीचे करके, और वो सामने सीने से पार हो गई। वो गोली अगर पीछे बैठे किसी शख्स ने चलाई तो गोली का सुराख सीट में क्यों नहीं था? क्या अरशद भाई को पहले गाड़ी से उतारा गया, उनकी अकब से उन पर गोली चलाई गई, क्या बाद में उन्हें गाड़ी में बिठाया गया? ये वो सवाल हैं जो अभी मंजर आम पर आ रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर गोली करीब से चली, रिपोर्ट में साफ कहा गया, तो इसकी भी इंक्वायरी होनी जरूरी है। इसके बाद एक और चीज कि कीनिया पुलिस ने किसी भी किस्म की इस केस में मुआवनत नहीं की। वो कौन सा सच था जिसे नैरोबी पुलिस छुपाना चाह रही थी? उसके बाद सबसे बड़ी चीज, 20 जून सन 2022 को अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से यूएई पहुंचे। उनका वीजा 18 अगस्त तक वैलिड था, लेकिन उनके वीजे की वैलिडिटी
खत्म होने से 20 दिन पहले ही उन्हें यहाँ से एग्जिट प्लान के लिए मजबूर किया गया और उन्हें कीनिया के वीजे को अप्लाई करने के लिए कहा गया। इसमें एक और चीज भी सामने आई जो कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि यूएई गवर्नमेंट की जानिब से भी उनको नया वीजा जारी करने के लिए इनकार किया गया, यानी उन पर प्रेशर डाला गया कि वो यूएई छोड़ दें। तो वो किसने डलवाया प्रेशर, ये तमाम चीजें जो है फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसमें इंक्वायरी की जरूरत है। अब दुबई से कीनिया, कीनिया से पाकिस्तान, ये ट्रांजैक्शनल प्रैक्टिस जो है उनकी इंक्वायरी भी बहुत जरूरी है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक, कि वो लोग जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, वो तमाम जो इस सारे मामले में मेजबानी दिखा रहे थे, उनको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के मुताबिक कि जितना भी ये सारा मामला है अरशद शरीफ को कत्ल करने से लेकर और ये सारे मामला को, इसमें कीनिया के पास ये जो मामला मुकदमा दर्ज है, इसका मुकदमा जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान और इस्दादी दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारे में इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि सच जो है वो सामने आ सके। उसके बाद एक और चीज भी कही गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि हमने अक्सर सोशल मीडिया पर सुना, कि अरशद शरीफ साहब को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट कहती है कि किसी किस्म का तशद्दुद उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज और भी इस रिपोर्ट में दर्ज है, वो कहा गया है कि ये रिपोर्ट जो है इसमें मेडिकल जांच पूरे तरीके से नहीं हुई, यानी कि रिपोर्ट को हतमी मेडिकल रिपोर्ट, इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को नहीं, मेडिकल रिपोर्ट को हतमी ना माना जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तसल्ली बख्श नहीं है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। जो चीज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सामने आई वो ये थी कि पुलिस ने जो कीनिया नैरोबी पुलिस है उसने वहां की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जहां अरशद शरीफ साहब का कयाम था, जिस गेस्ट हाउस में, यानी कि जिस फार्म हाउस में, वहां की फुटेजेस और इसके अलावा जो दीगर फुटेजेस थी वो फौरी तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गई, वो रिलीज नहीं की गई, उनको क्यों जो है वो नशर ना किया गया। और इसके अलावा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी अरशद शरीफ साहब की, जिसमें 2 मोबाइल थे, उनका लैपटॉप था, डायरी थी, वो तमाम चीजें क्यों इस फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी इनसे क्यों छुपाई गई। और फिर एक डायरेक्टर लेवल के जो पर्सनालिटी थी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में से, वो इंटेलिजेंस इदारे की, वो जब खुद गए तो फिर जाके उन्हें ये चीजें हैंड ओवर की गई, यानी कि सारे मामले में एक अबहम क्रिएट किया गया, वो क्यों किया गया। उसके बाद आगे आ जाइए, फिर कहा गया कि जनाब वकार अहमद जो कि मेजबान था इस सारे मामले में अरशद शरीफ साहब का, जिसका फार्म हाउस था जहां पर कयाम था 2 माह या 2 माह से जायद का, 2.25 माह का लगभग अरशद शरीफ साहब का, उसने वो तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस थी अरशद शरीफ साहब के वहां रहने की, फार्म हाउस के अंदर रहने की, उसको आगे पीछे कर दिया और उसमें मुआवनत नहीं दी या किसी को भी ताउन उसका दरकार नहीं हुआ। वो बाद में फुटेज जो है वो बहुत तरीके से सामने आए। अब वकार अहमद जो कि इस सारे मामले में मरकजी किरदार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके मुतालिक मैं बताने जा रही हूँ, जो कि फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कहती, ये हकाइक कहते हैं। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट कहती है कि वकार अहमद के नैरोबी पुलिस के साथ बहुत करीबी राबते सामने आए हैं। इसके अलावा कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस से भी उसका राबता सामने आया है, जिसके मजीद तहकीकात होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ खुर्रम का मतदाद बयान, चीजों का सामने आना, ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि ये प्लान्ड मर्डर था। तो वकार और खुर्रम इसमें मुलव्वस थे। वकार और खुर्रम किसके पेरोल पे थे, जो कि अभी तक चीजें सामने आ रही हैं कि एक निजी टीवी चैनल के पेरोल पे खुर्रम भी रहा है, यानी कि वो निजी टीवी चैनल या उससे वाबस्ता उसके मालिकान इसमें बराह रास्त क्या शामिल हैं क्या इस कत्ल में, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि ये कत्ल है। तो अभी तक जो अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से तकाजा भी किया जा रहा है, कुछ लोगों के नाम मंजर आम पर लाए भी जा रहे हैं, इसमें तहकीक की बेहद जरूरत है कि इनमें से अब मजीद कौन कौन सा नाम शामिल है। यानी कि एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि ये पुलिस मुकाबला नहीं था, ये कत्ल था। और यहाँ पर जो एक सवाल और उठता है कि नैरोबी पुलिस, जिसने पूरी दुनिया को यह बयान दिया कि ये एक पुलिस मुकाबला था, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंटेलिजेंस, उनके बिकने के मामला के पुलिस या उनकी इंटेलिजेंस कैसे बिक सकती है, यह मंजर आम पर आ चुके हैं। ये वो हकायक थे जो टीम पुकार आपके सामने लेके आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बखूबी जज कर चुके होंगे। इसके अलावा मंजर आम पर आने वाले और हकायक भी हम आपके सामने रखेंगे। मामला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की जो अगली हियरिंग है उसके मुताबिक अब जो चीजें सामने आएंगी मैं अपने नाज़रीन को बताती जाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।